स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता ही है कि आपका चैप्टर चल रहा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज के क्लास में हम उसी चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स हैं, मे बी तुम्हें लग रहा हो कि यार पार्ट 1 कब कराया, पार्ट 1 कहाँ है, तो इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 दिख जाएगा। इसी चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो भी आपको मेरे सारे पुराने लेक्चर्स दिख जाएंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पर बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है ह्यूमैनिटीज के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और आज का हमारा पहला टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूएन वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यूएन में थोड़ा रिफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सब लोग ये तो मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की जरूरत है, पर इस रिफॉर्म को हम लोग एग्जैक्टली कैसे लेकर आए, इस चीज को लेकर सब लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है। मतलब लोगों को इस चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन है कि यूएन में एग्जैक्टली कहां कैसे बदलाव लेकर आए। इसी के चलते यूएनएससी में एक डिबेट भी हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक डिबेट भी हुआ था इसी टॉपिक के ऊपर। 1992 में यूएन में जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट करा था, जिसमें इन लोगों ने कुछ कुछ कंप्लेंट्स के बारे में डिस्कशन करा था। ठीक है, तो जनरल असेंबली के लोगों ने डिस्कशन करा कि नॉर्मली लोगों को यूनाइटेड नेशन से क्या क्या कंप्लेंट रहती है। तो पहली कंप्लेंट क्या रहती है कि आज की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस के साथ, पॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ रिलेट नहीं करती। ठीक है, मतलब पहली कंप्लेंट ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल अब भी पुराने जमाने में ही मतलब अटकी हुई है, अब भी वो उस टाइम पीरियड में अटकी हुई है, कोल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज को फेस नहीं कर रही। कंटेम्प्रेरी मतलब अभी के जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, अभी के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से यूनाइटेड नेशंस चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट और क्या डिस्कस करा कि यूनाइटेड नेशंस के जो डिसीजंस होते हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज को ज्यादा फेवर करते हैं, यूएसए की थोड़ी ज्यादा साइड लेते हैं। तो ये भी एक कंप्लेंट थी कि वेस्टर्न वैल्यूज का डोमिनेशन यूनाइटेड नेशन में ज्यादा है। थर्ड कंप्लेंट क्या थी कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन में, इक्विटेबल तरीके से हर एक कंट्री को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है यूनाइटेड नेशंस में। तो ये डिस्कशन भी जनरल असेंबली में हुआ। इसी के चलते क्या हुआ, हम देखते हैं कि बहुत टाइम से लोग ये कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन में रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर हमें बदलने की जरूरत है। 1 जनवरी 1997 तक आते आते यूएन में सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई कि यूएन में हम क्या कैसे बदल सकते हैं। इन्होंने ये भी डिस्कस करना स्टार्ट करा कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में अगर नए मेंबर्स चुनने हो तो नए मेंबर्स को चुनने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके बाद कुछ सालों तक यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशन चलता रहा, एंड फिर यूनाइटेड नेशन ने कुछ पॉइंट्स बताए कि भाई अगर हम यूएनएससी में नए मेंबर्स को लेंगे तो वो नए मेंबर्स इन क्राइटेरिया में आने चाहिए, वो ऐसा एक नया मेंबर होना चाहिए जो इन क्राइटेरियाज में पढ़े। ठीक है, अब इनके क्राइटेरियाज क्या थे देखते हैं। ठीक है, तो अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में कोई नया मेंबर जा रहा होगा तो दैट मेंबर शुड बी 0.1 मेजर इकोनॉमिक पावर। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो उसी कंट्री को मेंबर बनाएंगे जिस कंट्री की इकोनॉमिक पावर बढ़िया है। ठीक है, 0.2 इन्होंने क्या कहा कि हम उस कंट्री को मेंबर बनाएंगे जो मेजर मिलिट्री पावर है, जिनके यहाँ मिलिट्री पावर बहुत कमाल के हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि हम उस कंट्री को मेंबर बनाएंगे जो यूनाइटेड नेशन के बजट में बढ़िया कंट्रीब्यूशन कर रहा हो, जो अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा हो यूनाइटेड नेशंस के बजट में, उसी को ही हम मेंबर बनाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि वो कंट्री एक बड़ी कंट्री होनी चाहिए, एक बिग नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कोई ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसकी बहुत
बढ़िया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो। नेक्स्ट क्या कहा कि वो कंट्री एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को इज्जत दे, जो ह्यूमन राइट्स को इज्जत दे। नेक्स्ट क्या कहा कि वो एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहां पर डाइवर्सिटी बहुत हो, जहां पर अलग अलग टाइप के कल्चर हो। तो यूनाइटेड नेशन में डिस्कशन हुआ और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जो हमारे नए मेंबर्स होंगे वो कंट्री इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया इकोनॉमिक पावर, बढ़िया मिलिट्री पावर, यूनाइटेड नेशन के बजट में अच्छा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, डेमोक्रेसी को इज्जत देनी चाहिए उस कंट्री को, और वहां का कल्चर बहुत डाइवर्स होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज तो हमें यूनाइटेड नेशंस ने दे दिए, पर इन क्राइटेरियाज के साथ कुछ दिक्कत है। आपको सुनकर भी लग रहा होगा कि ये क्राइटेरिया थोड़े से अजीब हैं। क्या दिक्कत है इन क्राइटेरियाज के साथ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने क्या बोला कि इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, मिलिट्री पावर अच्छी होनी चाहिए, पर इन्होंने क्लियरली ये नहीं समझाया कि इकोनॉमिक पावर अच्छी होने का क्या मतलब है। कितनी इकोनॉमिक पावर को तुम अच्छा मानोगे, कितने मिलिट्री पावर को तुम अच्छा मानोगे, ये एग्जैक्टली इन लोगों ने नहीं बताया। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बोला अपने पॉइंट में कि कोई एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो बजट में बढ़िया कंट्रीब्यूशन कर रही हो, पर बढ़िया कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बजट में, ये भी इन लोगों ने नहीं बताया। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। तो ये सुन के लोगों के दिमाग में डाउट आ गया कि यार ज्यादा पॉपुलेशन को तो लोग अच्छा नहीं मानते ना, तो क्या चल रहा है, हम बिग पॉपुलेशन को एंकरेज क्यों कर रहे हैं, ये भी लोगों के दिमाग में डाउट आने लग गया। नेक्स्ट लोग ये सोचने लग गए कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का क्या ज्योग्राफिकल मतलब है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अलग अलग एरिया से हर एक कंट्री होनी चाहिए, क्या सिर्फ ज्योग्राफिकल मतलब होता है इसका। तो हम इकोनॉमिक मतलब क्यों नहीं निकाल रहे, हम ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी हर एक कंट्री को रिप्रेजेंटेशन दो। तो ये सारे डाउट लोगों के दिमाग में आने लग गए। नेक्स्ट इनके क्राइटेरिया में ये भी था ना कि कल्चरली डाइवर्स कंट्री होनी चाहिए, तो लोग ये भी डिस्कस करने लग गए कि कल्चरली डाइवर्स का क्या मतलब होता है। एक कंट्री के अंदर ही इतनी सारे कल्चर्स होते हैं, है ना, तो एग्जैक्टली कल्चरली डाइवर्स का क्या मतलब होता है। तो लाइक आई सेड इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरियाज तो दे दिए, पर इनके जो क्राइटेरियाज थे उन क्राइटेरियाज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। ओके, नेक्स्ट कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट करा कि यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप का जो नेचर है वही पूरा पूरा बदल देना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो मानती हैं कि जो वीटो पावर मिल रही है 5 परमानेंट कंट्रीज को यूएनएससी में, वो वीटो पावर हटा देनी चाहिए। काफी सारे लोगों को लगता है कि ये जो वीटो पावर जैसी चीजें हैं ये बहुत पहले के टाइम में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जब यूनाइटेड नेशंस नया नया बना था, तब तो ठीक थी ये वीटो पावर जैसी चीजें, पर आज के टाइम पर अगर तुम सिर्फ 5 कंट्री को वीटो पावर दे रहे हो तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। तो यूएनएससी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में भी, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि तुम्हें मतलब और अच्छे से समझ आए ये टॉपिक। तो क्या बताया था मैंने कि यूएनएससी में 15 मेंबर्स हैं, है ना, उनमें से 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो परमानेंट हैं, जो बदलती ही नहीं है, एंड इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या होता है, ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो इन 5 के अलावा 10 कंट्रीज और होती हैं यूएनएससी में जो परमानेंट नहीं होती, सिर्फ 2 साल के लिए आती हैं, 2 साल के बाद इन्हें बदल दिया जाता है। ठीक है, तो लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि वीटो पावर हटा दो, अब डेमोक्रेटिक नहीं है वीटो पावर सिर्फ 5 कंट्रीज को देना। ठीक है, पर उस टाइम पर जब हमारा यूनाइटेड नेशंस बन रहा था ना, तो ये 5 कंट्रीज ऐसी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बना था यूनाइटेड नेशन, तो ये 5 कंट्रीज ऐसी थी जो उस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्टेबल थी एंड जीत रही थी वॉर में, तो इसी के चलते इनको परमानेंट बना दिया गया था। अब इन परमानेंट कंट्रीज के पास एक मेन फायदा होता है जिसको हम कहते हैं वीटो पावर। जो नॉन परमानेंट कंट्रीज होती हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होता, वो सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं सिस्टम में, 2 साल के बाद उन कंट्रीज को हटाकर
किसी और 10 कंट्री को ला दिया जाता है। अगर एक कंट्री मान लो अभी कोई एक कंट्री है जो 10 मेंबर्स में से एक है, तो अगले 2 साल में वो कंट्री फिर से अपना टर्म रिपीट नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से 10 मेंबर्स को चुना जाता है कि सबको मौका मिले, सबको चांस मिले। ठीक है, तो एक कंट्री रीइलेक्ट नहीं हो सकती अपने 2 साल का टर्म कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली फिर से अगले 2 साल के लिए वो रीइलेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से चुनते हैं हम नॉन परमानेंट मेंबर्स को कि कंट्री में सारे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज को थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, अब इस वीटो पावर को समझते हैं कि वीटो पावर होता क्या है। वीटो पावर ये एक पावर है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन मेकिंग के टाइम पर यूज किया जा सकता है। तो 5 हमारी परमानेंट कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब क्या है, मान लो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई डिस्कशन चल रहा है कि चलो हम ये कर देते हैं, मान लो ये लोग कोई डिसीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो चाइना को ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसे में चाइना अपने वीटो पावर को यूज करके बोल सकता है कि मैं तो मना कर रहा हूं, इस डिसीजन को हम लगाएंगे ही नहीं कहीं। तो क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि ये चीज नहीं होगी, तो पूरा डिसीजन बंद कर दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं वीटो पावर, और ये वीटो पावर सिर्फ 5 परमानेंट कंट्रीज के पास ही होता है। तो ये एक नेगेटिव वोट होता है, मतलब मान लो सब लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं कि चलो ये करते हैं, और अगर इन 5 में से एक कंट्री ने बोल दिया कि नहीं यार मुझे नहीं करना, बंद करो उस डिस्कशन को, तो पूरा डिस्कशन, पूरा रेजोल्यूशन बंद हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव वोट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो बहुत सारे लोगों ने ये हाल ही में बोलना स्टार्ट करा है कि वीटो सिस्टम जो है इसे बंद कर देना चाहिए, इसे अबॉलिश कर देना चाहिए। आज के टाइम पर ये डेमोक्रेटिक नहीं है कि सिर्फ 5 ही कंट्रीज को हमने वीटो पावर दे रखा है, पर ऐसा एक बदलाव यूनाइटेड नेशंस में हमारे अंदाजे से नहीं आएगा। अभी के टाइम पे तो ऐसा एक बदलाव नहीं आएगा। वीटो पावर को ये लोग इतनी जल्दी बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन वीटो पावर के वजह से ये 5 कंट्रीज बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है यूनाइटेड नेशंस में, है ना। अगर आप इन कंट्रीज से बोल दोगे कि हम आपकी वीटो पावर को हटा रहे हैं, तो इन लोगों का इंटरेस्ट हट जाएगा यूनाइटेड नेशंस में से, एंड फिर हम लोगों को एक डर रहेगा कि ये लोग यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देंगे, एंड ये जो 5 कंट्रीज हैं ये पावरफुल भी बहुत है, तो ये यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देंगे और अपनी मनमर्जी चलाने लगेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी बदल जाएगी। इसी के चलते हमें ये लगता है कि वीटो पावर तो इतनी जल्दी नहीं हटने वाला। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज बोलती रहती हैं कि हटाओ वीटो पावर, बट ये चांसेस कि सही में यूनाइटेड नेशन वीटो पावर को हटा दे, ये चांसेस बहुत ही कम है। चलो, तो 5 कंट्रीज के नाम तो तुम्हें पहले से ही पता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर एक डेटा है जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कौन सी कंट्री वीटो पावर को सबसे ज्यादा यूज करती है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो कौन कौन है? रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना। तो ये 2018 तक का डेटा है। तो 2018 तक इनमें से कौन सी कंट्री ने वीटो पावर का सबसे ज्यादा यूज करा है, देखते हैं। सबसे ज्यादा यूज करा है रशिया ने, विच इज 135 बार रशिया ने यूज करा है। उसके बाद यूएसए ने यूज करा है 84 टाइम्स। उसके बाद यूके ने यूज करा है 32 टाइम्स। उसके बाद फ्रांस ने यूज करा है 18 टाइम्स। और फिर चाइना ने 11 बार यूज करा है अपने वीटो पावर को। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, विच इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो जब यूनाइटेड नेशन ने अपने 60 इयर्स कंप्लीट करे थे, उस टाइम पर यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स थे वो 2005 में मिलते हैं और यूनाइटेड नेशन के सिचुएशन को रिव्यू करने की बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लीडर्स मिले एंड इन्होंने मीटिंग रखी और इन्होंने डिसाइड करना स्टार्ट करा कि आजकल के टाइम पर हमें यूनाइटेड नेशंस को कैसे बदलना चाहिए। एंड इस मीटिंग में इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन में एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनानी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे।
नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट इन्होंने कहा एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई एक कंट्री है जो अपने कंट्री को अच्छे से ना चला पाए, जो अपने सिटीजन्स का ध्यान ना रख पाए, तो ऐसे में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। यूनाइटेड नेशन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गया जिसकी वजह से कोई एक कंट्री अपने सिटीजन को हार्म कर रही है। नेक्स्ट इन्होंने सोचा कि हम लोग एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाएंगे, जो कि बना भी दिया गया है। 19 जून 2006 को इनका ह्यूमन राइट्स का जो काउंसिल है वो ऑपरेशनल हो गया था। नेक्स्ट इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए, आज के टाइम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, मतलब कुछ ऐसे गोल्स बना देना कि हर एक कंट्री को इन गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन गोल्स में जनरली ऐसी चीजें होती हैं कि इक्वालिटी लेकर आओ, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, तो ऐसे अलग अलग गोल्स बनाए इन लोगों ने, जो कि इन्होंने कहा कि हर एक कंट्री को कोशिश करनी चाहिए इन गोल्स को फुलफिल करने की। नेक्स्ट टेररिज्म को हटाना, इन्होंने बोला कि किसी भी फॉर्म में हम टेररिज्म को पूरे वर्ल्ड में नहीं चलने देंगे, टेररिज्म को हटाना है। इन्होंने एक डेमोक्रेसी फंड बनाने के बारे में बातचीत करी, और इन्होंने क्या कहा कि यूनाइटेड नेशन में एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इस काउंसिल को वाइंड अप करने की, बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा डिस्कशन इन लोगों का हुआ। पर अगेन इस डिस्कशन में भी कुछ कुछ दिक्कतें हैं, ये डिस्कशन भी इनका बहुत क्लियर नहीं है। इस डिस्कशन को लेकर भी हमारे दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि भाई हम एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे, ठीक है, पर ये पीस बिल्डिंग कमीशन एग्जैक्टली करेगी क्या, ये इन लोगों ने नहीं बताया। ठीक है, देखो क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो किन किन मैटर्स के ऊपर यूएन ध्यान देगी, किन किन मैटर्स को पीस बिल्डिंग कमीशन कंसिडर करेगी, ये सारी चीजें इन लोगों ने नहीं बताई। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही थी कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ होगा तो यूनाइटेड नेशन उस चीज के ऊपर फोकस करेगी। पर ये भी क्लियरली नहीं बताया गया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्या मतलब है, किस एक्ट को एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स के खिलाफ माना जाएगा, ये सारी चीजें इन डिटेल नहीं बताई गई। नेक्स्ट डेवलपमेंटल गोल्स बनाए इन लोगों ने कि हर एक कंट्री को ये गोल्स फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए, पर ये गोल्स कितने रियलिस्टिक हैं इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज को क्या क्या दिक्कतें आएंगी इन गोल्स को फुलफिल करने में, क्या ये गोल्स रियलिस्टिक भी हैं या सिर्फ हमने ऐसे ही बोल दिया कुछ अच्छी अच्छी चीजें कि हाँ यार ये गोल सेट कर लेते हैं, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बात करी कि हम टेररिज्म हटाएंगे, टेररिज्म को एग्जैक्टली कैसे हटाएंगे, ठीक है, ऐसे कौन से एक्ट हैं जिनको हम टेररिज्म के अंडर कंसिडर करेंगे, टेररिज्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये सारी चीजें नहीं बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन फंड्स कैसे बनाएगा डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, ये सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस नहीं हुई। तो हाँ, ऊपर ऊपर से इन्होंने बोला कि यार बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर इनके रिफॉर्म्स को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी हमारे दिमाग में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। इस टॉपिक में हम लोग इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के रिलेशन को थोड़ा इन डिटेल समझेंगे। इंडिया के नजरिए से देखते हैं कि हमारा व्यू क्या है यूनाइटेड नेशंस को लेकर। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के रीस्ट्रक्चरिंग को हमेशा सपोर्ट करा। ठीक है, इंडिया मानती है कि यूनाइटेड नेशंस को आज के टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस चेंजिंग वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ये इंडिया का मानना है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को हर मामले में प्रमोट करा है। ठीक है, जब भी यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि डेवलपमेंट और कोऑपरेशन जरूरी है, तो इंडिया ने इस चीज को भी एनकरेज करा है कि हाँ, यूनाइटेड नेशन को डेवलपमेंट और कोऑपरेशन में और इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का मानना है कि डेवलपमेंट तो यूनाइटेड नेशन का मेन मकसद होना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगी तभी ही दुनिया में पीस और सिक्योरिटी आ पाएगी। तो हम बोलते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का तो मेन मकसद यही होना चाहिए कि ये लोग डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के कॉम्पोजिशन को लेकर दिक्कत रहती है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा भी,
कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लोग बोलते रहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ा और डाइवर्स होना चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है। तो इंडिया ने ये बात यूनाइटेड नेशन से बहुत बार बोली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इट ऑल्सो आर्ग्यूज that an expanded council with more representation will enjoy greater support। इंडिया ने बोला है कि अगर आप यूएनएससी में अपना थोड़ा सर्कल वाइड करते हो और भी मेंबर्स को लेकर आते हो तो वर्ल्ड कम्युनिटी भी बहुत खुश रहेगी, वर्ल्ड कम्युनिटी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो यूएनएससी में ना, मैंने अभी आपको बताया कि यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो अभी के टाइम पे तो 15 है, पहले 11 हुआ करते थे, पहले 11 हुआ करते थे। फिर 1965 में इन लोगों ने इस चीज को चेंज करा और बोला कि 11 तो कम है, हम 15 मेंबर्स को रखेंगे। पर 1965 के बाद कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये तो गलत है ना। 1965 तो यार बहुत पहले हुआ था, है ना। अब तो टाइम कितना बदल चुका है, काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो 1965 के बाद यूएनएससी के कॉम्पोजिशन में हमने चेंजेस हम लेकर ही नहीं आए हैं, तो दिस इज रॉन्ग। इंडिया बोलता है कि आप फिर से कंसिडर करो, इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी कंट्रीज बोलती है कि यूएनएससी का कॉम्पोजिशन बहुत स्टैटिक है, इसे फिर से चेंज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप जनरल असेंबली देखोगे यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इंडिया बोलता है कि जब जनरल असेंबली में डेवलपिंग कंट्रीज इतनी ज्यादा हैं, तो यूएनएससी में भी डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया बोलता है कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाओ, सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स सही नहीं है, परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाओ, साथ ही साथ नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो, ठीक है, ये इंडिया बोलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इंडिया खुद भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, ठीक है। हम लोग खुद भी ये चाहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर बन जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन जाए। एंड हम कैसे जस्टिफाई करते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर क्यों बनना चाहिए, तो इसके कुछ रीजंस एक एक करके लिखे हैं, हम लोग देखते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो काफी पॉपुलस कंट्री है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया बोलता है कि हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमें भी एक परमानेंट कंट्री बना दो। नेक्स्ट, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना। तो हमारे यहाँ हम लोग डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसके अलावा हमने यूनाइटेड नेशन की हर बात मानी है, यूनाइटेड नेशन के हर इनिशिएटिव को हमने दिल से फॉलो करा, तो इसीलिए इंडिया बोलता है कि हमें भी परमानेंट मेंबर बना दो, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है पीस कीपिंग के मामले में। हमने यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग के सारे एफर्ट्स को हमेशा सपोर्ट करा है, और हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बहुत बढ़िया है। इंडिया की इकोनॉमी टाइम के साथ बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। तो इन सारी चीजों के चलते इंडिया बोलता है कि हमें भी परमानेंट मेंबर बना दो। हमने हमेशा यूनाइटेड नेशंस के बजट में भी प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट करा, हमने कोई फेलियर नहीं दिखाया अपने तरफ से, हमने हमेशा सिंसियरली यूनाइटेड नेशन के बजट को भी कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये तो पता ही है कि अगर इंडिया को हम परमानेंट मेंबर बना देते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। मतलब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन में जो भी परमानेंट बन जाता है ना, उसका मतलब ये है कि वो कंट्री बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो अगर इंडिया को कल को परमानेंट बना दिया जाएगा तो ये कहने के बराबर होगा कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया को ये भी पता है कि अगर हम परमानेंट बनेंगे तो हमारी इमेज भी बदलेगी इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में। तो इस वजह से भी हम बोलते हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए यूएनएससी का। पर इसमें कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आर्ग्यू करती है इंडिया के खिलाफ कि इंडिया में ये कमियां हैं जिसके वजह से इंडिया को अभी तो परमानेंट नहीं बनाना चाहिए। वो क्या कमियां हैं एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कल को इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट बनाने की बात करी जाती है, सबसे पहले अपना पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं यार इंडिया को मत बनाओ, ठीक है।
पर पाकिस्तान इकलौती कंट्री नहीं है जो बोलेगा कि इंडिया को परमानेंट मत बनाओ, और भी कंट्रीज हैं जो इंडिया के खिलाफ कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर देंगी। कुछ कंट्रीज बोलेंगी कि हमें इंडिया के न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटीज के बारे में उतना अंदाजा नहीं है, उतना आइडिया नहीं है। कुछ कंट्रीज बोलेंगी कि इंडिया को परमानेंट मत बनाओ, इंडिया तो पाकिस्तान से लड़ता झगड़ता रहता है, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ही अपने कॉन्फ्लिक्ट को नहीं सुलझाया है, तो इंडिया को अभी परमानेंट मत बनाओ। कुछ कंट्रीज क्या बोलेंगी कि अगर आप इंडिया को परमानेंट बना रहे हो तो बाकी कंट्रीज को भी कंसिडर करो। और भी कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, इनको परमानेंट क्यों नहीं बनाया जा रहा, इंडिया को क्यों बनाया जा रहा है। तो अगर इंडिया को परमानेंट बनाने की बात आती है तो लोग ये बोलने लगेंगे कि इन बाकी कंट्रीज को भी कंसिडर करो। ठीक है, काफी सारे लोगों का ये मानना है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। तो हाँ, इन सारी दिक्कतों के चलते हमारे अंदाजे से अभी तो इंडिया या कोई और भी कंट्री परमानेंट मेंबर में ऐड नहीं होगी। 5 परमानेंट मेंबर्स का जो वीटो पावर है वो भी नहीं हटाया जाएगा। तो हाँ, कुछ टाइम के लिए हमारे अंदाजे से यूएनएससी में ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स का रूल है, हमारे अंदाजे से ये स्टैटिक ही रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, भागो मत, अभी रुको। ठीक है, मतलब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब तुम्हारा चैप्टर थोड़ा सा और रह गया, बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक रह गया है। वो एक छोटा सा टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ ही साथ आपने ये भी नोटिस करा होगा कि इस चैप्टर में बहुत सारे बॉक्सेस हैं, है ना। जैसे अभी तक तो पूरे चैप्टर में आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में ही पढ़ते आ रहे हो मेरे साथ, पर इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रखा है। तो अगले क्लास में अभी ये जो छोटा सा टॉपिक रह रहा है एनसीईआरटी का वो कवर करेंगे, और जो छोटे छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस के वो भी हम खत्म करेंगे, फिर तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू दिया था क्लास के एंड में, तो वो एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं, ये आपसे पूछा है। एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं, फिर राइट आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है दे हेल्प नेशन कंपीट विथ ईच अदर, ये अलग अलग नेशन को कंपीट करने में मदद करते हैं। सेकेंड में कहा है कि इस वजह से नेशंस साथ में मिलकर काम कर पाती हैं ताकि ये चैलेंजिंग इश्यूज को फेस कर पाए। थर्ड में कहा है कि ये अलग अलग नेशंस को एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने का मौका देती हैं। डी में कहा है दे अलाउ नेशंस टू इग्नोर ग्लोबल इश्यूज, ये नेशंस को अलाउ करते हैं ग्लोबल इशू इग्नोर करने में। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अलग अलग नेशंस साथ में मिलकर काम कर पाते हैं और चैलेंजिंग इश्यूज को फेस कर पाते हैं। चैलेंजिंग इश्यूज में आपका आ जाता है टेररिज्म, इसमें आ जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज, और डिजीजेस जैसे कि कोविड-19। तो इन सारे चैलेंजिंग इश्यूज को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से सारे कंट्रीज मिलजुल कर संभाल पाते हैं। तो देखते हैं पिछले लेक्चर में फास्टेस्ट आंसर किसने दिया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक एक करके नाम देखते हैं। सबसे पहले तो सुमन ने दिया है राइट आंसर, वेरी गुड सुमन। एंड फिर हमारी मीनाक्षी ने भी राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया मीनाक्षी। अन्वेषा एज यूजुअल, अन्वेषा ने भी राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया अन्वेषा। रेशमी, वेरी गुड, आपका भी आंसर राइट है। और अर्पिता, यहाँ तो अर्पिता लिखा है पर यहाँ लिखा है हाय दीदी आई एम खुशी अन अकेडमी। हाँ, तो खुशी, वेरी गुड, आपने भी राइट आंसर दिया है। इन बच्चों के अलावा और भी बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है, पर इन बच्चों ने फास्टेस्ट राइट आंसर दिया। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने राइट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, वेरी गुड, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। आज का क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशंस कब बना था। ऑप्शन ए में कहा है बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, ऑप्शन बी में कहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली बाद, ऑप्शन सी में कहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले, ऑप्शन डी में कहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद। जिसको भी आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो। रूल वही है, जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा उस बच्चे के लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर आप लोग कभी लाइव मिलना चाहते हो मेरे से, तो हमारी अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो इन फ्री लाइव क्लासेस का जो लिंक है आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाओ और आप मेरे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा जो है अनुष्या। तो अगर आप लाइव क्लासेस में मिलना चाहते हो तो हम लाइव क्लास में भी मिल सकते हैं। आप ही लोगों की डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज के बैचेस को भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम में मचाना चाहते हो, तो आपको उस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ अगर आप उन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा नाम ही काफी है। आपको कोड यूज करना है अनुष्या फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और इन बैचेस को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी डेली क्लासेस होती हैं तो मैं क्लासेस का लिंक टेलीग्राम पर भी भेजती हूँ, तो सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चलो स्टूडेंट्स, तो मेनली आज मुझे आप लोगों को इतना ही कराना था। अब जो चैप्टर का थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।